सातवें चरण का मतदान आज खत्म हो गया और इसके साथ ही अब यह कहा जा सकता है कि करीब 450 सीटों पर अब मतदान की प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म की जा चुकी है और इसके साथ देश का वोटर आज क्या तय करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए आपको दिखाएं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब तक 57.1% की बात कही जा रही है और इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में मतदान की बात सामने आई है। गुजरात में 62% मतदान की बात सामने आई है। पश्चिम बंगाल में 83% मतदान अपने आप में अप्रत्याशित होता हुआ दिखाई दिया है। पंजाब में 73% मतदान और ये सारी बढ़ी हुई मतदान प्रतिशत इनके संकेत देती है कि किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर लोकसभा के चुनाव में शामिल हो रहे हैं। गर्मी काफी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में भी लोग बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिहार में 60% मतदान की बात सामने आई है। आंध्र प्रदेश में 70% मतदान की बात सामने आई है। जम्मू कश्मीर में करीब 26% मतदान की बात सामने आई है। दमन दीव में 80% मतदान अपने आप में एक रिकॉर्ड साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है। दादर नगर हवेली में 85% मतदान अभी तक दर्ज किया जा चुका है। तो चुनाव आयोग की ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ सामने रख रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। बढ़ी हुई मतदान प्रतिशत को लेकर तमाम राजनीतिक दलों का आकलन खुद अपना है। हर कोई ये मानता है कि यह बढ़ा हुआ मतदान दरअसल उनके हक में किया जा रहा है। इस चरण के समाप्त होने के साथ साथ अब यह बात भी स्थापित होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की यह लड़ाई अब अपने आखिरी और निर्णायक दौर में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। अच्छा लग रहा है, ये एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिया गया है डीसी की तरफ से और फर्स्ट टाइम वोट डाली है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। यही चाहते हैं हमारे देश का बहुत अच्छा प्रधानमंत्री बने। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण को अगर देश की सियासत का सबसे बड़ा समर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात और पंजाब से लेकर आंध्र प्रदेश तक में मतदान हुआ। 7वें चरण के मतदान में एक और खास बात रही दिग्गजों का चुनावी मैदान। गुजरात में नरेंद्र मोदी की सीट बड़ौदा और आडवाणी की सीट गांधीनगर पर मतदान हुआ। तो वहीं उत्तर प्रदेश में रायबरेली से सोनिया गांधी और लखनऊ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की किस्मत भी ईवीएम मशीनों में कैद हो गई। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती की सीट झांसी और कानपुर से चुनाव लड़ रहे मुरली मनोहर जोशी की सीट पर भी वोटिंग हो गई। पंजाब में सबसे मुश्किल जंग माने जा रहे अमृतसर में आज मतदान हुआ। अमृतसर में लोगों ने भारी संख्या में वोट डाले। अमृतसर में दो हैवीवेट आमने सामने हैं। बीजेपी के टिकट पर अरुण जेटली हुंकार भर रहे हैं तो कांग्रेस से कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें ललकार रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से चुनाव लड़ रहे फारूक अब्दुल्ला की सीट पर भी वोटिंग हुई। सियासत में उतरे सितारों की बात करें तो अहमदाबाद ईस्ट से परेश रावल और पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से भप्पी लाहिड़ी की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो गया। 7वें चरण में कुल 89 सीटों पर पोलिंग हुई, जिनमें गुजरात की 26, आंध्र प्रदेश की 17, उत्तर प्रदेश की 14, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 7, दादर और नगर हवेली में 1, दमन और दीव में 1 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए मतदान हुआ। 7वें चरण के मतदान के बाद नेता भी जनता से उम्मीदों के दावे करते दिखे। मेरी गैर मौजूदगी में भी जिस प्रकार से गुजरात के मतदाताओं ने इस पूरे चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। लोकसभा के रण का 7वां चरण पूरा हो चुका है। अब बाकी रह गए हैं तो सिर्फ 2 और चरण, जिसके बाद फैसला होगा कि दिल्ली का सिंहासन किसे मिले। टीम न्यूज़ नेशन। जिस बड़े पैमाने पर मतदान हो रहा है और जो मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हर राजनीतिक दल दरअसल इसे अपने हक में होता हुआ मतदान मान रहा है। क्या यही वास्तविकता बनती हुई दिखाई दे रही है? इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से उदित राज जी मौजूद हैं, रागिनी नायक जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक मुकेश मोहन गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, शुरुआत में अगर आपसे करूं, जिस तरीके से बढ़ता हुआ मतदान सामने आता दिखाई दे रहा है और जो प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, आम लोगों का ये उत्साह
क्या एक राजनीतिक दल के लिए ही फायदा पहुंचाता दिखाई देगा? क्योंकि हर राजनीतिक दल दरअसल आज यही कहती दिखती है कि भाई ये सारा मतदान हमारे लिए है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर अन्य छोटे राजनीतिक दल। ओके जी सर। सर देखिए, मैं तो यही कह सकता हूं कि इस समय जो भारतीय जनता है वो ये देख रही है कि कोई ऐसा दल सरकार में आ जाए जिससे जो ये हमें एक स्थायी सरकार दे सके, क्योंकि स्थायित्व इस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस इकोनॉमिक सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं और जो अनसर्टेनिटी हमारे यहाँ पर चल रही है, मुझे लगता है कि एक स्थायी सरकार, हम सब देख रहे हैं कि एक स्थायी सरकार आए और हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो देश की स्थिति है, जो थोड़ी खराब स्थिति में बहुत गुजर रही है, वो थोड़ी ठीक हो जाए। बिल्कुल। रागिनी जी, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये मानती हुई दिखाई दे रही है कि दरअसल ये बढ़ा हुआ वोटर टर्नआउट उनके लिए मतदान है, आप इसे कैसे देखती हैं? अजय जी, सबसे पहले तो भारत की जनता को बधाई देना चाहूंगी। इतनी बड़ी भारी संख्या में 7 चरणों में बाहर निकलकर जो मतदान हुआ है वो लोकतंत्र के सशक्तिकरण का शुभ संदेश है और ऐसे भविष्य की तरफ इशारा करता है जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत होगी। और मैं इसे नकारात्मक वोट मानने से बिल्कुल इनकार करती हूं, इस बात को खारिज करती हूं। मैं समझती हूं कि ये वोट जो मिला है वो समावेशी विकास के लिए, अधिकारों पर आधारित नीतियों के लिए, सर्वधर्म संभाव के लिए और भारतीयता को बचाने के लिए मिला है। और इन सभी बातों को लेकर अगर कोई एक पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। जहां तक बात की जाए मोदी लहर या सुनामी की, उसके शगुफे की कलई तो खुलती हुई दिखती गई जैसे जैसे एक एक चरण आगे बढ़ा। और आज तो बहुत ही दिलचस्प बात हुई, जो व्यक्ति पूरा चुनाव अपने नाम पे लड़ रहा है, मोदी सरकार की बात हो रही है, उस व्यक्ति को आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट तोड़ना पड़ा, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करना पड़ा। केवल अपना चेहरा काफी नहीं लगा तो अब कमल भी उठा लिया है। तो एक तरफ तो मुझे लगता है कि इससे ही पता चलता है कि कितनी लहर है। 272 के आंकड़े का जुगाड़ नहीं करना पड़ता लहर में 350 सीट की बात होती है। और दूसरी तरफ ये भी शंका दिखती है कि कमल और मोदी के बीच में भी लग रहा है कि कुछ फासला है। उदित राज जी, क्या आप इसका सीधे जवाब देना चाहेंगे? आपको लगता है कि नहीं, ये बातें पूरी तरीके से बेमायने हैं? मैं जवाब देना चाहूंगा जी। अब तो ये घबरा गए हैं और फ्रस्ट्रेटेड पड़े हुए हैं, और जिस तरह से एक छोटे से मुद्दे को, कमल के निशान को इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, इलेक्शन कमीशन तक चले गए, और जबकि कोई वायलेशन नहीं, जैसे मोदी जी वोट दे करके बाहर गए और पत्रकार उनको घेर लिए, तो ये कोई प्रायोजित तो नहीं है, प्री डिसाइडेड तो नहीं है, एंड दिस इज नॉट वायलेशन ऑफ सेक्शन 144 आल्सो। जी। तो फिर भी ये कांग्रेस रश टू द इलेक्शन कमीशन, जी, क्योंकि इसे लगता है कि कम से कम कल हार जब बड़ी हो तो जस्टिफाई करें इसके वजह से। और दूसरी बात है कि इन चुनावों में जो परसेंटेज बढ़ा है, जी, हाई परसेंटेज बढ़ा है, वो मोदी लहर का असर है, भारतीय जनता पार्टी का असर है, और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में निश्चित तौर से आने जा रही है। चलिए, तो आप इसका पूरा श्रेय खुद अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की नीतियों पर लेना चाहेंगे? मैं एक टिप्पणी दे सकती हूँ क्या? जी बिल्कुल, बताइए रागिनी जी। ज्यादा तो आप ही ने बोला। सबसे पहले तो उदित राज जी जरा जानकारी लेकर जरा चैनल पे बैठे। क्या इलेक्शन कमीशन ने इस बात को नहीं दोहराया है, स्पष्ट नहीं किया है कि नरेंद्र मोदी ने गलत किया है? धारा 126B का उल्लंघन है। अगर इलेक्शन कमीशन ये मानने को तैयार है तो उदित राज जी क्यों नहीं मान रहे हैं? कह रहे हैं कोई बात नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है, गुजरात में हो जाता है, उस पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कोई बात नहीं। अपनी पत्नी को 45 साल तक पत्नी नहीं मानती है, उस पे भारतीय जनता पार्टी कहती है कोई बात नहीं किया। कोई बात नहीं क्या होता है? मैं इनका जवाब दूंगा। कानून में विश्वास रखना, कोई निर्णय नहीं लिया पद के उम्मीदवार की जिम्मेदारी नहीं है। अभी इलेक्शन कमीशन ने कोई निर्णय इसके ऊपर नहीं लिया है। अगर इस तरह से चीजें नोटिस की जाएंगी तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट
लगभग सारे कैंडिडेट जब वोट डाल करके निकलते हैं तो उनको लोग घेर लेते हैं, मीडिया के लोग बाइट लेते हैं। उदित राज जी, उनके मामले में भी ये दर्ज होने लगे। उदित राज जी, अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और इसी के इंस्ट्रक्शन पे, और चुनाव आयोग के निर्देश के बाद ही इसे किया गया है। मूलभूत जानकारी ही नहीं है, बिना जानकारी के डिबेट में कैसे? आइए जरा, आइए जरा मुद्दे पर वापस आते हैं। फैसला तो आने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अभी उसकी जांच होगी, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी, अभी उसकी जांच होगी और उसके बाद इस पर आगे बात होगी। आइए जरा इस पर जरा हम इनके सिंह साहब से भी एक टिप्पणी ले लें। सिंह साहब, जिस तरीके से आज हर पार्टी बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को अपने हक में ये साबित करने के लिए रखती है कि भाई ये बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत हमारे लिए है। भारतीय जनता पार्टी कहती है ये हमारी लहर है, सुनामी है, पता नहीं क्या क्या है। कांग्रेस कहती है ये हमारी धरपेक्ष नीतियां हैं और तमाम चीजें हैं। लोग हमसे एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है, बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत हमारे लिए है और युवा नेता हैं। अगर हम आज मुलायम सिंह यादव और मायावती जी और जयललिता जी और ममता जी, तमाम सब लोगों को ले लें तो हर कोई यही कहता दिखाई देगा। लेकिन ये कौन सी परिभाषा है? नहीं, देखिए, जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ता है, यूरोप में अभी आया है जी, यूरोप में 69.4% का एवरेज मतदान माना जाता है, जो कि यूरोप का अभी करीब 3 दिन पहले आया है जी। भारत में इलेक्शन परसेंटेज बढ़ा है। 2 कारण होते हैं इसके। एक तो इलेक्शन कंडक्टिंग एजेंसी जो है जी, उसकी क्रेडिबिलिटी समाज में कैसी है। आप देखेंगे कि पिछले 20 साल में इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी काफी हाई हुई है और मतदाता ये मानता है कि जो वो वोट दे रहा है वो सार्थक हो रहा है। पहले ये नहीं था क्रेडिबिलिटी। एक दूसरा प्रश्न यह है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को लेकर बढ़ा है, ये भी बात सही है और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। लगातार ये दिखाते रहे, हम लोग भी अपील करते रहे, अपने चैनलों से अपील करते रहे, तो वो भी एक रहा है कि नहीं, हम वोट जो देते हैं ये डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं मजबूत करता है जी। तीसरा जो है, कई बार ड्राइविंग फोर्स होता है जो घर से आपको बाहर निकालता है, वो एक हवा होती है, वो आमतौर पे एंटी इनकम्बेंसी होती है और एक मैसेज होता है कि नहीं जो पिछला था, या कई बार होता है कि नहीं स्ट्रांग होता है अगर कंडक्ट। यहां पे कांग्रेस के केस में हम ये कह सकते हैं कि कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, पास्ट करप्शन वगैरह के चार्जेस रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आंधी कांग्रेस की बह रही है, ये कहना कतई झूठ होगा। और मेरे ख्याल से ये बात हमारे कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव वो भी समझेंगे। बिल्कुल। तो अब दूसरा पक्ष यही बचता है कि कहीं ना कहीं एक ये बात सही है, एक नए लीडरशिप का उदय हुआ है, अच्छा हो या गलत हो ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन मुतासिर हुआ है समाज। और ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये मोदी का एक इंडिपेंडेंट जो अपना कंडक्ट है उसकी वजह से ड्राइव हुआ है, बिल्कुल से बाहर निकला है। बिल्कुल। मुकेश जी, अगर मैं एक छोटा सा सवाल आपसे लूं, जो पूरा का पूरा आर्थिक जगत है आज नरेंद्र मोदी के पीछे लामबंद होता हुआ, एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या आप मानते हैं कि ये भी तथाकथित तौर पर, अगर हम तथाकथित शब्द का मैं इस्तेमाल कर सकूं, हवा बनाने में बहुत कारगर रहा है नरेंद्र मोदी के लिए? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन जो है कंट्री की, वो मैं अगर कहूं कि फंडामेंटल से ज्यादा सेंटिमेंटल ज्यादा है। कोई मोदी जी के आने से, मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जी के आने से या किसी के भी आने से, जिस स्थिति से अभी हम गुजर रहे हैं, किसी के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो आएंगे और हमारी सब इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर देंगे। जो हमारी समस्याएं हैं वो रहेंगी, लेकिन शायद क्योंकि अभी जो कांग्रेस के जमाने में जो हुआ है, कोई डिसीजन नहीं हो रहे थे, अच्छे हो बुरे हो, जो डिसीजन नहीं हो रहे थे, जो पैरालिसिस एक आई हुई थी, कोई अगर डिसीजन होता था तो जो सरकारी जो कर्मचारी थे वो भी कोई डिसीजन लेने में बाद में कुछ घबराने लगे थे। तो ऐसा कुछ लगता है कि लोगों को जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उनको लगता है कि चलो अगर एक आदमी ये कह रहा है कि मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन लूंगा, तो शायद उनको ये लग रहा है कि चलो एक उम्मीद की किरण उनको दिखाई दे रही है कि अच्छा शायद तो क्या इसी वजह से मुकेश जी आज मार्केट भी बड़ा अच्छा रिस्पांस देता हुआ दिखाई दे रहा है? हालांकि मामला अलग है कि मार्केट को आप किसी तरीके से जोड़ नहीं सकते, लेकिन ये सेंटिमेंट जो है क्या मार्केट को भी ड्राइव कर रहा है? ये सर बिल्कुल सेंटिमेंटल चीजें हैं मार्केट के लिए। बल्कि मैं तो हमेशा जो छोटे इन्वेस्टर है उनको ये सलाह देता हूं कि भाई आप देखिए आज की ये जो मार्केट जो बढ़ रहा है इस पे बिल्कुल मत आए, अपने को मार्केट से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि पता नहीं इलेक्शन के बाद क्या सिचुएशन होगी, पहली बात। और दूसरी बात, मार्केट बनने का कोई भी सर फंडामेंटल कोई रीजन दिखाई नहीं देता किसी कॉर्पोरेट्स के, बैंकिंग के, कहीं कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ रही है, हमारी टर्नओवर बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रहा है मार्केट? या कोई बाहर से पैसा आ रहा है? ठीक है, पिछले दिनों बाहर से कुछ पैसा आया, लेकिन उसके भी सेबी ने आपने देखा होगा कि काफी सारे उसके लिए कुछ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश करी उन्होंने कि वो पैसा किस सोर्स से आ रहा है।
तो कोई फंडामेंटल कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट बढ़ रहा है तो कोई बहुत अच्छी बात है। ये सब थोड़ा सेंटिमेंटल है, बिल्कुल अच्छा है, हो सकता है और 15-20 दिन मार्केट बढ़े, उसके बाद इलेक्शन का जब रिजल्ट आ जाएगा तब पता चलेगा कि जब चुनाव की हवा खत्म हो जाए तो कहीं ये भी काफुर होता हुआ ना दिखाई दे और कहीं ऐसा ना हो सिंह साहब कि जिस तरीके से वोट प्रतिशत के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि किसके हक में है।